नमस्कार दोस्तों। आज रात अगर समुद्र की गहराई में किसी एक जगह सिर्फ एक केबल कट जाए तो कल सुबह करोड़ों लोगों का व्हाट्सएप, यूट्यूब और यूपीआई प्रभावित हो सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि शायद आपको पता भी न चले आखिर ऐसा क्यों। आइए समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इस समय आपका इंटरनेट समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आपके मोबाइल तक पहुंच रहा है? लेकिन अगर अभी समुद्र के नीचे बिछी एक महत्वपूर्ण फाइबर केबल कट जाए तो क्या व्हाट्सएप, यूपीआई, यूट्यूब सब बंद हो जाएगा? या शायद आपको पता भी नहीं चलेगा? सच्चाई आपकी सोच से बिल्कुल अलग है और आज हम इसी अदृश्य इंटरनेट की दुनिया के अंदर चलेंगे। क्या इंटरनेट सैटेलाइट से आता है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके मोबाइल तक इंटरनेट कहां से आता है, तो शायद अधिकांश लोग कहेंगे सैटेलाइट से, क्योंकि जब भी इंटरनेट की बात होती है, तो हमारे दिमाग में अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट की तस्वीर आ जाती है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज दुनिया का 95% से भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट डेटा सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल से चलता है। जी हाँ, आपके मोबाइल में आने वाला व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम रील, ये सब हजारों किलोमीटर लंबी समुद्री केबलों के जरिए दुनिया भर में यात्रा करता है। सैटेलाइट का उपयोग होता है, लेकिन केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में। इसका असली राज समुद्र के नीचे छुपा है। दुनिया के समुद्रों के नीचे लगभग 14 लाख किलोमीटर से भी अधिक लंबी सबमरीन फाइबर केबल्स बिछी हुई है, जो कि पृथ्वी का 35 से अधिक बार चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप मोबाइल पर कोई वीडियो प्ले करते हैं या इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो डेटा आप तक कैसे पहुंचता है? चलिए इस 7 स्टेप्स के जादुई सफर को देखते हैं। सबसे पहले आपके मोबाइल से डेटा वायरलेस सिग्नल्स के जरिए पास के मोबाइल टावर तक जाता है। टावर इन सिग्नल्स को लाइट पल्सेस यानी प्रकाश की किरणों में बदल देता है। यहाँ से यह लाइट जमीन के नीचे बिछे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हुए जियो या एयरटेल जैसी कंपनियों के मोबाइल कोर नेटवर्क तक पहुंचती है, जहां आपके डेटा की सुरक्षा और रूटिंग की जांच होती है। इसके बाद डेटा देश के राज्यों को जोड़ने वाले एक विशाल डोमेस्टिक बैकबोन नेटवर्क यानी नेशनल हाईवे पर दौड़ता है। फिर डेटा पहुंचता है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पर। अगर जानकारी भारत के ही किसी सर्वर में उपलब्ध है, तो वो यहीं से डोमेस्टिक रूट लेकर वापस चली जाती है। लेकिन अगर डेटा विदेश से लाना है, तो वो आगे बढ़ता है। आखिरकार डेटा तटीय शहरों में मौजूद केबल लैंडिंग स्टेशन पर पहुंचता है, जहां से यह समुद्र के नीचे बिछी हजारों किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल्स के जरिए सीधे विदेशी डेटा सेंटर्स तक जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह पूरा सफर तय करके जवाब आपके मोबाइल तक कुछ ही मिली सेकेंड्स में वापस भी चला आता है। लेकिन ये केवल आखिरकार होती कैसी हैं? क्या यह किसी बिजली के तार जितनी मोटी होती हैं? जब लोग पहली बार सबमरीन केबल देखते हैं, तो उन्हें लगता है यह शायद किसी बिजली के तार जैसी होगी, लेकिन असल जादू इसके अंदर छुपा होता है। बाहर से मजबूत सुरक्षा परतें, स्टील आर्मर, कॉपर और कई प्रोटेक्टिव लेयर्स, लेकिन सबसे बीच में होती है बाल से भी पतली ग्लास फाइबर। यही ग्लास फाइबर लेजर लाइट की मदद से डेटा को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाती है। ध्यान दीजिए, इंटरनेट बिजली की तरह नहीं दौड़ता। यह प्रकाश यानी लाइट के रूप में यात्रा करता है। यानी आपका व्हाट्सएप मैसेज असल में प्रकाश की गति से समुद्र के नीचे दौड़ता है। फाइबर के अंदर डेटा लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। लेकिन इतनी लंबी केबल समुद्र के नीचे पहुंचती कैसे है? क्या आपने कभी सोचा है हजारों किलोमीटर लंबी केबल समुद्र के नीचे कौन बिछाता है? क्या डाइवर्स ऐसा करते हैं? नहीं। इसके लिए दुनिया में विशेष प्रकार के केबल लेइंग शिप्स बनाए जाते हैं। इन जहाजों के अंदर सैकड़ों नहीं है, बल्कि हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर केबल लपेटी जाती है। फिर जीपीएस, सोनार और अत्याधुनिक मशीनों की मदद से यह जहाज धीरे धीरे समुद्र की तलहटी पर केबल बिछाते हुए आगे बढ़ता है। कुछ जगह केबल को समुद्र के अंदर मिट्टी में भी दबा दिया जाता है, ताकि जहाज के एंकर या फिशिंग नेट्स उसे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन ये केबल आखिर भारत में आती कहाँ है? समुद्र से आने वाली इंटरनेट केबल सीधे आपके मोबाइल तक नहीं पहुंचती। सबसे पहले ये पहुंचती है एक विशेष स्थान पर, जिसे केबल लैंडिंग स्टेशन कहते हैं। यही वो जगह है जहां समुद्र से आने वाली फाइबर केबल पहली बार जमीन को छूती है। भारत में ऐसे लैंडिंग स्टेशन मुख्य रूप से मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और तुतिकोरिन जैसे तटीय क्षेत्रों में मौजूद है। इनके अलावा कुछ नए केबल लैंडिंग स्टेशन भी भारत में बनाए जा रहे हैं। इन्हीं तटीय क्षेत्रों से इंटरनेट पूरे भारत में फैलता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पूरा इंटरनेट इन्हीं सबमरीन केबल्स पर निर्भर है, तो क्या सिर्फ एक केबल कटने से पूरा इंटरनेट बंद हो जाएगा? यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है एक केबल कटी और पूरा इंटरनेट बंद, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। इंटरनेट किसी एक केबल पर नहीं, बल्कि सैकड़ों सबमरीन केबल्स के विशाल नेटवर्क पर चलता है। इसे एक मकड़ी के जाल की तरह समझिए। हर देश दुनिया से कई अलग अलग समुद्री केबल्स के माध्यम से जुड़ा होता है। इसलिए अगर किसी कारण एक केबल क्षतिग्रस्त भी हो जाए, तो इंटरनेट का डेटा अपने आप दूसरे उपलब्ध रास्तों से भेजा जाने लगता है। इसे ट्रैफिक रीराउटिंग कहा जाता है। यही वजह है कि अधिकांश मामलों में इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं होता। हाँ, कुछ समय के लिए स्पीड कम हो जाती है या कुछ वेबसाइट और सेवाएं थोड़ी धीमी चल सकती हैं। लेकिन अगर किसी क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण सबमरीन केबल्स एक साथ क्षतिग्रस्त हो जाए,
तो बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है। ऐसी घटनाएं पहले भी दुनिया में हो चुकी हैं, लेकिन सवाल है ये आखिर कटती कैसे हैं? आइए आगे देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में कई बार समुद्र के नीचे की इंटरनेट केबल्स सचमुच टूट चुकी हैं। अब सवाल उठता है, इतनी मजबूत केबल जो हजारों किलोमीटर समुद्र के नीचे बिछी है, वह टूटती कैसे है? क्या कोई उसे जानबूझकर काट देता है? असल में सबमरीन केबल डैमेज के सबसे बड़े कारण इंसान ही है। जी हाँ, लगभग 70% से अधिक केबल फॉल्ट्स का कारण होता है। बड़े जहाजों के एंकर, फिशिंग टावर्स के भारी जाल, समुद्र के भीतर होने वाली गतिविधियां, इसके अलावा भूकंप, समुद्र के नीचे लैंडस्लाइड और कभी-कभी ज्वालामुखी गतिविधियां भी केबल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी जिस इंटरनेट पर पूरी दुनिया चल रही है, उसे सबसे बड़ा खतरा किसी हैकर से नहीं, बल्कि एंकर और फिशिंग नेट से होता है। हाल के वर्षों में रेड सी क्षेत्र में केबल डैमेज के कारण दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रास्तों से भेजना पड़ा। टेलीग्राफी के अनुसार अधिकांश केबल फॉल्ट्स उथले समुद्री क्षेत्रों, शैलो वाटर में होते हैं, जहां जहाज और फिशिंग गतिविधियां अधिक होती हैं। क्या सचमुच शार्क भी इंटरनेट केबल काटते हैं? क्या समुद्र की गहराई में कोई ऐसी टीम रहती है जो इन केबल्स की मरम्मत करती है? और भारत नई नई सबमरीन केबल्स पर अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहा है? अब मैं आपको इस पूरी कहानी का सबसे रोचक हिस्सा बताने जा रहा हूँ। क्या शार्क भी इंटरनेट केबल काटते हैं? आपने शायद इंटरनेट पे कई बार देखा होगा कि शार्क इंटरनेट केबल काट देती हैं, लेकिन क्या यह सच है? जवाब है आधा सच और आधा मिथ। इंटरनेट के शुरुआती दिनों में कुछ शार्क्स ने समुद्र के नीचे बिछी केबल्स को काटा या नुकसान पहुंचाया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि केबल से निकलने वाले हल्के विद्युतीय चुंबकीय संकेतों ने शायद शार्क का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन आज की आधुनिक सबमरीन केबल्स कई प्रोटेक्टिव लेयर से ढकी होती हैं, इसलिए आज शार्क अटैक बहुत ही दुर्लभ घटना मानी जाती है। असल खतरा अब भी जहाजों के एंकर और फिशिंग गियर ही हैं। गूगल ने भी अपनी शुरुआती अंडर सी केबल प्रोजेक्ट में शार्क प्रोटेक्शन लेयर्स जोड़ी थी। लेकिन अगर केबल टूट जाए तो उसकी मरम्मत कौन करता है? कल्पना कीजिए, समुद्र की गहराई कई हजार मीटर, चारों तरफ अंधेरा, और वहीं कहीं इंटरनेट केबल टूट गई। अब क्या होगा? क्या गोताखोर उतरेंगे? नहीं, इतनी गहराई पर इंसान नहीं जा सकता। इसके लिए विशेष प्रकार के केबल रिपेयर शिप्स भेजे जाते हैं। सबसे पहले सटीक लोकेशन पता की जाती है, फिर आरओबी यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल या विशेष उपकरणों की मदद से केबल को समुद्र की तलहटी से ऊपर लाया जाता है। उसके बाद दोनों सिरों को माइक्रोन लेवल प्रिसीजन से जोड़ा जाता है। फिर टेस्टिंग होती है और अंत में केबल को दोबारा समुद्र में सावधानी से बिछा दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कई बार कई दिनों तक चल सकती है। अब तक हमने समझ लिया कि दुनिया का इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी केबल्स पर चलता है, लेकिन क्या ऐसा कभी हुआ है जब ये केबल सचमुच टूट गई हो? जी हाँ, साल 2024 में रेड सी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण इंटरनेशनल सबमरीन केबल्स क्षतिग्रस्त हो गई। इन्हीं रास्तों से यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया आपस में जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में खबरें चलने लगी कि इंटरनेट पर असर पड़ सकता है। फिर एक दिलचस्प बात हुई, इंटरनेट पूरी तरह बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंटरनेट को शुरू से ही एक बैकअप नेटवर्क की तरह बनाया गया है। जब एक रास्ता बंद होता है तो डेटा दूसरे रास्ते से यात्रा करने लगता है, बिल्कुल वैसे जैसे शहर में ट्रैफिक जैम होने पर गूगल मैप्स दूसरा रास्ता बता देता है। इंटरनेट भी कुछ ऐसा ही करता है, इसलिए आपको शायद पता भी नहीं चला कि समुद्र के नीचे इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी। यही इंटरनेट इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी ताकत है। रेड सी के आसपास दुनिया के कई महत्वपूर्ण सबमरीन केबल जो गुजरती हैं, इसलिए वहां की घटनाओं पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण नेटवर्क आखिर बनाया किसने? पहले दुनिया के अधिकांश सबमरीन केबल्स टेलीकॉम कंपनियां बिछाती थी, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। अब गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी खुद अरबों डॉलर खर्च करके नई सबमरीन केबल बिछा रही हैं, क्योंकि हर दिन अरबों लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल और क्लाउड सर्विसेज का उपयोग करते हैं। अगर डेटा तेजी से नहीं पहुंचेगा तो यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। इसलिए ये कंपनियां अपना ग्लोबल नेटवर्क खुद बना रही हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, भारत नई नई सबमरीन केबल प्रोजेक्ट्स पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है? जरा सोचिए, भारत में हर दिन अरबों व्हाट्सएप संदेश भेजे जाते हैं, करोड़ों घंटे यूट्यूब देखा जाता है और लाखों यूपीआई लेन देन होते हैं।
यानी आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल मार्केट्स में से एक बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डिजिटल क्रांति के पीछे कितनी बड़ी चुनौती छिपी है? ट्राई की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2026 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 109.2 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इतना ही नहीं, आज भारत का हर सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता औसतन 26.7 जीबी डेटा हर महीने इस्तेमाल करता है, जबकि एक साल पहले यह आंकड़ा 21.5 जीबी था। यानी हम जितनी तेजी से इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, उतनी तेजी से उसकी क्षमता बढ़ाना भी जरूरी हो गया है। इसलिए भारत समुद्र के नीचे नई सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाने में लगातार निवेश कर रहा है, ताकि आने वाले वर्षों में भी हमारा इंटरनेट तेज, भरोसेमंद और बिना रुकावट चलता रहे। इन्हीं महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है I2SEA, इंडिया एशिया साउथ ईस्ट एशिया एक्सप्रेस। यह लगभग 3600 किलोमीटर लंबी सबमरीन केबल होगी, जो मछलीपट्टनम और दक्षिण चेन्नई को मलेशिया और सिंगापुर से जोड़ेगी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो 2029 की चौथी तिमाही तक इसके शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहले से कहीं अधिक तेज और सक्षम हो जाएगी। यानी भारत केवल आज की इंटरनेट जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले एआई और डिजिटल भविष्य के लिए भी अभी से मजबूत आधार तैयार कर रहा है। यही इन नई सबमरीन केबल प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा उद्देश्य है, इंटरनेट को और तेज और पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना। क्या सैटेलाइट कभी फाइबर केबल की जगह ले सकता है? अब एक बहुत बड़ा सवाल। अगर सैटेलाइट मौजूद है तो फिर इतनी महंगी केबल्स क्यों बिछाई जाती है? क्योंकि सैटेलाइट की अपनी सीमाएं हैं। सिग्नल को स्पेस तक जाना, फिर वापस आना पड़ता है। इसमें समय अधिक लगता है, इसे लेटेंसी कहते हैं। दूसरी ओर फाइबर ऑप्टिक केबल कम समय में बहुत अधिक डेटा भेज सकती है। यही कारण कि आज दुनिया का अधिकांश इंटरनेट फाइबर केबल्स पर चलता है और सैटेलाइट विशेष परिस्थितियों में उपयोगी साबित होते हैं। स्टार लिंक जैसी सेवाएं दूर दराज क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, लेकिन वैश्विक इंटरनेट बैकबोन अभी भी मुख्यतः फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर आधारित है। अब एक ऐसा तथ्य है जो शायद आपको सबसे अधिक जिस केबल के सहारे पूरी दुनिया का इंटरनेट चलता है, उसके अंदर डेटा ले जाने वाली ग्लास फाइबर लगभग इंसान के बाल जितनी पतली होती है और उसी में हर सेकंड लाखों नहीं करोड़ों गीगाबाइट डेटा प्रकाश की गति के करीब दौड़ रहा होता है। आपका एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज और किसी दूसरे देश में हो रही वीडियो कॉन्फ्रेंस, दोनों इसी अदृश्य हाईवे से गुजरते हैं। यानी पूरी दुनिया में असल में समुद्र के नीचे बिछी इन शांत लेकिन महत्वपूर्ण केबल पर टिकी हुई है। दुनिया की पहली समुद्री केबल कब बिछी थी? आपको जानकर हैरानी होगी। समुद्र के नीचे केबल बिछाने का सपना इंटरनेट के साथ शुरू नहीं हुआ था। यह कहानी शुरू हुई थी 1858 में, जब पहली बार यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने के लिए अटलांटिक ओशियन के नीचे एक टेलीग्राफ केबल बिछाई गई। उस समय व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, केवल छोटे छोटे टेलीग्राफ मैसेज भेजे जाते थे। हालांकि वो पहली केबल कुछ ही हफ्तों में खराब हो गई, लेकिन यहीं से दुनिया को जोड़ने का सपना शुरू हुआ। आज उसी विचार ने पूरी दुनिया का इंटरनेट बना दिया है। 1858 से पहले यूरोप से अमेरिका संदेश भेजने में जहाज के माध्यम से 10-12 दिन लग सकते थे। पहली ट्रांस एटलांटिक टेलीग्राफ केबल ने यह समय मिनटों में ला दिया। हालांकि शुरुआती केबल लंबे समय तक नहीं चली। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण केबल्स की सुरक्षा कौन करता है? इतनी महत्वपूर्ण इंटरनेट केबल्स, जिन पर बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, मिलिट्री कम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और पूरी डिजिटल इकोनॉमी निर्भर करती है, उनकी सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। केबल्स ऑपरेटर्स, टेलीकॉम कंपनीज, कोस्ट गार्ड और कई देशों की नेवल एजेंसी भी मिलकर इन नेटवर्क्स की निगरानी करती हैं। जहां समुद्र उथला होता है, वहां कई केबल्स समुद्र की मिट्टी के अंदर दबाकर बिछाई जाती हैं, ताकि जहाजों के एंकर और फिशिंग नेट्स उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन क्या भविष्य में सैटेलाइट्स इन केबल्स की जगह ले लेंगे? पिछले कुछ वर्षों में स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज काफी चर्चा में रही है। तो क्या भविष्य में समुद्र के नीचे की केबल्स की जरूरत खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं। सैटेलाइट दूर दराज इलाकों जहां फाइबर पहुंचना मुश्किल है, वहां बेहद उपयोगी है। लेकिन दुनिया का अधिकांश इंटरनेट ट्रैफिक के लिए आज भी फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे तेज, सबसे सस्ती और सबसे अधिक क्षमता वाली तकनीक है। इसलिए सैटेलाइट फाइबर की जगह नहीं, बल्कि उसका पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी। और इसी कारण भारत लगातार नई केबल्स जोड़ रहा है।
आज भारत केवल इंटरनेट उपयोग करने वाला देश नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल इकोनॉमीज में से एक बन चुका है। हर दिन अरबों यूपीआई ट्रांजैक्शन, लाखों घंटों की वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल बिजनेस इसी इंटरनेट बैकबोन पर चलते हैं। जितनी मजबूत और तेज हमारी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होगी, उतनी तेजी से डिजिटल इंडिया आगे बढ़ेगा। और अब पूरी कहानी को 30 सेकंड में समझते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आपके मोबाइल से निकला डेटा पहले मोबाइल टावर, फिर फाइबर नेटवर्क, फिर केबल लैंडिंग स्टेशन और उसके बाद समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए दूसरे देश तक पहुंचता है। वहीं से उत्तर उसी रास्ते से वापस आपके मोबाइल तक आता है। यानी इंटरनेट असल में समुद्र के नीचे बिछी एक विशाल ग्लोबल हाईवे पर चलता है। दोस्तों, आज जब आपने यह वीडियो शुरू किया था, शायद आपको लगता होगा कि इंटरनेट सैटेलाइट से आता है, लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब वीडियो, ऑनलाइन क्लास, यूपीआई पेमेंट, बैंक ट्रांजैक्शन, गूगल सर्च और शायद यह वीडियो भी समुद्र की गहराइयों में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से आप तक पहुंचा है। टेक्नोलॉजी की सबसे अद्भुत बात यही है। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो अक्सर दिखाई नहीं देता। हम पुल देखते हैं, सड़कें देखते हैं, रेलवे देखते हैं, लेकिन जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर आज पूरी डिजिटल दुनिया चल रही है, उसे हम कभी देख ही नहीं पाते। शायद इसीलिए कहा जाता है, सभ्यताओं की पहचान सिर्फ उनकी इमारतों से नहीं, बल्कि उन अदृश्य नेटवर्क से भी होती है, जो लोगों को ज्ञान, व्यापार और अवसरों से जोड़ते हैं। और समुद्र के नीचे बिछी ये केबल्स आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे कम दिखाई देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रोज़ इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसकी असली कहानी नहीं जानते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कठिन विषय आसान भाषा में तथ्यों के साथ और शानदार विजुअल्स के ज़रिए समझाया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।